भारत की राजनीति के बारे में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। लेकिन 2026 की तपती गर्मियों में ये कहावत बदलती दिख रही है। आज दिल्ली की नजरें विंध्य के उस पार हैं, जहां समंदर की लहरों के साथ सत्ता की नई इबारत लिखी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। राज्यों के चुनाव परिणाम सामने हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जंग दक्षिण भारत में है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जिसने मिशन साउथ के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ वहीं बात करें तो क्षेत्रीय क्षत्रप है, जिसकी जड़ें दशकों पुरानी विचारधारा में इतनी गहरी हैं कि उन्हें हिलाना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन आज सवाल बड़ा है, क्या दक्षिण के दौर पर कमल खिलेगा या क्षेत्रीय क्षत्रपों का जादू बरकरार रहेगा? जी हाँ, तमिलनाडु राजनीति का वो प्रयोगशाला जहां द्रविड़ शब्द सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक किला है। एमके स्टैलिन के नेतृत्व वाली डीएमके के लिए ये चुनाव अपनी विरासत को बचाने का है। स्टैलिन ने इस चुनाव को दिल्ली बनाम तमिलनाडु की लड़ाई बना दिया है। डीएमके का हिंदी थोपने वाला नैरेटिव, बीजेपी का अन्नामलाई फैक्टर। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, अन्नामलाई। जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वही जो राज्य के कोने कोने में एन मैन एन मर्कल यात्रा के जरिए बीजेपी को एक कैडर बेस पार्टी में बदल दिया है। बीजेपी यहां जीत का दावा ना भी करे तो उसका बढ़ता वोट शेयर क्षेत्रीय क्षत्रपों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब चलिए केरल, जहां की हवाओं में वामपंथ की खुशबू है और पिनराई विजयन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2021 में दशकों पुराना सत्ता बदलने का रिवाज तोड़कर इतिहास रचा था। लेकिन 2026 में क्या वो दोबारा जादू कर पाएंगे? यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने केरल में अपनी रणनीति बदली है। ईसाइयों के साथ गठबंधन की कोशिश और मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे चेहरों को आगे रखकर पार्टी ने अपनी छवि बदलने की भी कोशिश की है। यहाँ बीजेपी के लिए एक भी सीट जीतना कमल खिलाने जैसा होगा, क्योंकि यह राज्य बीजेपी के लिए वैचारिक रूप से सबसे कठिन माना जा रहा है। आखिर क्यों दक्षिण भारत बीजेपी के लिए एक पहेली बना हुआ है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, भाषा और संस्कृति। दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के प्रति गहरा अनुराग है। बीजेपी की एक देश एक भाषा वाली छवि को यहाँ के क्षत्रप एक खतरे के रूप में पेश करते हैं। दूसरा, कल्याणकारी मॉडल। तमिलनाडु और केरल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल उत्तर भारत से काफी अलग और उन्नत माना जाता है। यहाँ रेमडी नहीं बल्कि अधिकार की राजनीति चलती है। तीसरा, धार्मिक पहचान। यहाँ का हिंदुत्व उत्तर भारत के हिंदुत्व से अलग है। यहाँ मंदिर और परंपराएं व्यक्तिगत आस्था का विषय ज्यादा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण का कम। बीजेपी ये जानती है कि दक्षिण को जीते बिना अजय होने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 सालों में दक्षिण के जितने दौरे किए उतने किसी और प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किए। काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए बीजेपी यह संदेश देना चाहती है जो दक्षिण की विरोधी नहीं है बल्कि उसकी विरासत की संरक्षण है। ये नतीजे सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। अगर स्टालिन अपनी सत्ता बचा लेते हैं तो विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन में उनका कद और बढ़ जाएगा। अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ये दक्षिण के क्षत्रपों के अंत की शुरुआत मानी जाएगी। अब नतीजे आएंगे तो कई मिथक टूटेंगे भी। क्या द्रविड़ राजनीति का सूर्यास्त होगा? क्या भगवान की अपनी धरती यानी गॉड्स ओन कंट्री पर कमल अपनी जगह बनाएगा? या फिर क्षेत्रीय दल ये साबित कर देंगे कि दिल्ली की दहलीज से दूर उनकी हुकूमत आज भी बरकरार है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और दक्षिण भारत इस खेल का सबसे रोमांचक मैदान। कल सुबह 8 बजे हम एक सीट का विश्लेषण करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव नहीं, भारत की राजनीति के नए युग की शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया।